हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन में ट्रैवल टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, उन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे और साथ ही हम मैप और डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैप के क्वेश्चन को, डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमें किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो बैच चल रहा है, ये जो सीरीज चल रही है आपकी, ये सीटेड जुलाई 2024 के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप देखिएगा। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, वाटर, फूड, इन सब से रिलेटेड वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ईवीएस सीटेड फ्रॉम जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रैवल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और पढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक ट्रैवल से रिलेटेड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रैवल में पढ़ेंगे ट्रेन टिकट के बारे में। एनसीईआरटी में बताया गया है कि ट्रेन टिकट किस तरह के होते हैं, कितने तरह के ट्रेन टिकट होते हैं, ट्रेन टिकट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम दो तरह के ट्रेन टिकट होते हैं, एक होता है रिजर्व और एक होता है अनरिजर्व। यानी दो तरह के ट्रेन टिकट आपको मिलेंगे, एक रिजर्व रहता है और एक अनरिजर्व रहता है। अब रिजर्व जो टिकट रहता है, जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और रिजर्व टिकट में क्या होता है, हमको एक फुल सीट मिलती है, उस सीट का प्रॉपर नाम नंबर रहता है ना। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं ना, तो उस कंपार्टमेंट में कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, कौन सी सीट नंबर पे आपका पूरा हक है, वो सब चीज़ों का डिटेल किस में रहता है, रिजर्व टिकट में रहता है। और आपने ये बहुत ही पास से हर कोई एब्जॉर्व करता है जब आप लंबी दूरी के ट्रेन में आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजर्व टिकट के बारे में आपने देखा होगा कि क्या रहता है। द वेराइटी ऑफ टिकट कंटेन ऑल रिलेवेंट डिटेल अबाउट द नंबर ऑफ पैसेंजर सीट और बर्थ, सेक्स, एज, नेम may और may not be given on the ticket, his boarding and destination point। यानी कहने का मतलब है कि जब आप रिजर्व टिकट लेंगे तो उसमें आपको कौन सी सीट मिली है, कौन से बर्थ पर आप बैठेंगे, कौन सा कंपार्टमेंट है ना, आपका सेक्स क्या है, यानी आप मेल है, आप फीमेल है ना, आपकी एज क्या है ना, ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है ना, और ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, आपका जो आप जहाँ से चढ़ने वाले हो है ना, जहाँ से बोर्ड करने वाले हो, बोर्ड करना यानी जहाँ से आप चढ़ते हो, वहाँ का टाइमिंग क्या है, आप जहाँ पे पहुँच रहे हो, आपका जो डेस्टिनेशन है, कहाँ से कहाँ तक की आपकी यात्रा है, उस डेस्टिनेशन में कितने टाइम में वो ट्रेन पहुँचाएगी, कौन से टाइम पे, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रेन, इन सब चीज़ों का डिटेल आपको ट्रेन के रिजर्व टिकट में मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या मिलेगी कि वो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, यानी कितने डिस्टेंस कवर करेगी, और कभी कभी क्या दिया रहता है उस टिकट में, उस टिकट का फेयर क्या है, इन सब चीज़ों को, फेयर यानी कितने पैसे लगे हैं आपको उसको टिकट को लेने में, तो वो सारे डिटेल आपको उस टिकट में मिलेगी, किसमें, रिजर्व टिकट में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या क्या मिलेगा, तो एक तो सीट नंबर, बर्थ नंबर, सेक्स क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है ना, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यानी आपकी इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों रहेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल क्या होता है, पीएनआर नंबर रहता है ना। पीएनआर नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी पीएनआर नंबर का क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का फुल फॉर्म, पीएनआर का फुल फॉर्म होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हम जनरली आम भाषा में क्या बोलते हैं कि पीएनआर नंबर बताओ है ना, ट्रेन नंबर बताओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। तो पीएनआर का क्या मतलब होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, आगे से आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का टिकट होता है अनरिजर्व टिकट। अनरिजर्व टिकट में क्या रहेगा,
दिस काइंड्स ऑफ टिकट डज नॉट हैव फुल डिटेल। अब इस टिकट में आपको फुल डिटेल नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा कि सेक्स क्या है ना, ये भी नहीं रहेगा कि एज क्या है, उसमें बस इतना रहेगा कि आपको इतने से इतने दूरी में आप जा रहे हो और ये ट्रेन एक्सप्रेस है ना, सुपर फास्ट है या लोकल ट्रेन है, उसका डिटेल बस आपको इस टिकट में रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको अनरिजर्व टिकट में नहीं मिलेगा, है ना। यानी डेट ऑफ जर्नी रहेगा और फेयर रहेगा, यानी कुछ ही डिटेल आपको मिलेंगे, सारे डिटेल आपको नहीं मिलेंगे अनरिजर्व टिकट में, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हो कि ये रिजर्व टिकट का एक एग्जांपल है। आप देख सकते हो कि ये कहाँ से जा रही है, ये मुंबई जा रही है ट्रेन, है ना, मुंबई से बनारस जाने वाली ट्रेन है। इसमें इस ट्रेन में क्या है, वेटिंग लिस्ट, WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट है ना। कंफर्म नहीं बताया गया है कि आपका B1 में है, A1 में है ना, ये स्लीपर में है, ये किस क्लास में है, ये डिटेल नहीं बताया। लेकिन आपको यहाँ पे ईजिली दिखेगा कि ये ट्रेन कहाँ की जर्नी का टोटल डिस्टेंस क्या है, PNR नंबर क्या है ना, यहाँ पे PNR डिटेल दिया रहता है, मेल है कि फीमेल है वो भी आपका दिया रहता है। तो इस तरह टिकट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, यानी बच्चों को ये बताना है कि जनरल अवेयरनेस होना चाहिए टिकट के बारे में, बच्चों को ये पढ़ाने का पर्पस है EVS में, ठीक है। अब सबसे पहले स्पेस ट्रैवल के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्पेस ट्रैवल में कौन सबसे पहले गया, किस किस देशों की होड़ लगी स्पेस पे फतह पाने की, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इन स्पेस, सबसे पहले स्पेस के बारे में कुछ कैरेक्टर है, कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, है ना। तो स्पेस के बारे में क्या बताया गया है कि इन स्पेस ग्रेविटी इज एब्सेंट एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी थिंग्स कीप्स ऑन फ्लोटिंग इन द स्पेस। यानी कहने का मतलब ये है कि स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, जीरो होती है, एब्सेंट होती है ना। और ग्रेविटी नहीं होने के कारण जो भी सामान या थिंग्स या ऑब्जेक्ट वहाँ रखे रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने का मतलब उड़ते रहते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो स्पेस सेटर से स्पेस में गए हुए हैं, तो उनको देखोगे उनके बाल वगैरह खड़े हुए दिखाई देंगे और वो खुद भी उड़ते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब कि वहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो रहती है। स्पेस में ग्रेविटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है, जिसके कारण जो भी थिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जो भी पर्सन है, वो क्या करता है, मूव करता रहता है, एक जगह टिक के नहीं रह सकता, फ्लोट करते रहता है ना। ऑन अर्थ, उसके ऑपोजिट में अगर हम अर्थ के बारे में पढ़े तो अर्थ पे ग्रेविटी के कारण, अर्थ पे ग्रेविटी होती है लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। तो ऑन अर्थ थिंग्स फॉल एंड रेस्ट एट वन प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अर्थ पे क्या रहता है, हर चीज़ें आपको प्रॉपर पोजीशन पे रखी हुई मिलेगी, है ना। अगर आपने टेबल रखा है तो वो एक फिक्स पोजीशन को कवर करके रहेगा। आप भी एक अगर आप रेस्ट में है तो आप खड़े रहेंगे, आप हिलेंगे नहीं। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं। यानी ग्रेविटी होने के कारण आपको हर चीज़ें क्या लगेगी, रेस्ट में दिखाई पड़ेगी एक फिक्स प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। अगर पूछा जाए कि पहला व्यक्ति जिन्होंने मून पर यानी चंद्रमा पर कदम रखा तो वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग भी हम बोलते हैं। कौन से ईयर में, 1963 में नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट मैन थे जो कि चंद्रमा की सतह पर उन्होंने कदम रखा था और मून पर वॉक करने वाले फर्स्ट पर्सन थे। उसके बाद हम बात करेंगे सुनीता विलियम, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम टाइम स्पेंट एंड नंबर ऑफ स्पेस वॉक बाय द वुमेन। यानी सुनीता विलियम्स है, ये नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये है सुनीता विलियम्स और ये है कल्पना चावला, है ना। तो सुनीता विलियम्स की अगर बात करें तो ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। देखिए इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन पाया जाता है इंडिया में, इनके फादर इंडियन थे, लेकिन ये कहाँ की एस्ट्रोनॉट मानी जाती है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है ना, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। और इनके पास रिकॉर्ड किस चीज़ का है, मैक्सिमम टाइम स्पेस में बिताने का, यानी इन्होंने स्पेस में मैक्सिमम टाइम बिताया था, ठीक है। इसका रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के पास है, ठीक है। और एक चैप्टर भी है क्लास 5th में सुनीता इन स्पेस के नाम से। तो इससे बताया जा रहा है कि इस
इस चैप्टर को रखने का पर्पस ये है कि ये बताया जा रहा है कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़के से पीछे नहीं हैं, और बच्चों को ये बताया गया है कि किस तरह हमारा अर्थ जो है वो स्पेस से बिल्कुल अलग है, और स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों चीज़ें मूव करती हैं, ग्रेविटी क्या होता है, इस चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के थ्रू। क्लास 5 में EVS में NCERT में ये चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला इंडो अमेरिकन थी, है ना। इनके जो है ये इन्होंने पढ़ाई पूरी कंप्लीट इंडिया में की थी, लेकिन एक स्पेस मिशन के थ्रू इनको सेलेक्ट किया गया था, और अमेरिका का एक स्पेस मिशन था जिसके थ्रू इनको स्पेस में भेजा गया था, इसीलिए इनको इंडो अमेरिकन के नाम से, एस्ट्रोनॉट के नाम से हम जानते हैं। नाम क्या है? कल्पना चावला, हरियाणा की रहने वाली थी, ठीक है ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट स्पेस, यानी इनके नाम क्या इम्पॉर्टेंट बात जानी जाती है, ये पहली महिला थी, है ना, पहली भारतीय महिला, यानी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो उन्होंने स्पेस में कदम रखा था। और शी डाइड इन ए स्पेस शटल डिज़ास्टर इन 2003, और इनकी मौत हो गई थी जब इनका जो स्पेस शटल है वापस लौट रहा था धरती पर, और उस समय कुछ खराबी आने के कारण इनकी स्पेस शटल का क्या हुआ था, क्रैश कर गया था, और 2003 में इनकी मौत हो गई थी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये इस चैप्टर को, ये जो सुनीता इन स्पेस जो चैप्टर है, इसको पढ़ाने का पर्पस ये है कि कुछ ऐसी बातें जो कि स्पेस से रिलेटेड है ना, ग्रेविटी से रिलेटेड है, कुछ कौन फर्स्ट वीमेन थी जो स्पेस में गई, कौन सी इंडियन फर्स्ट वीमेन थी जो स्पेस में गई, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों इन्फॉर्मेशन को डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है और किन किन लोगों ने क्या क्या किया वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक है माउंट एवरेस्ट के बारे में हम NCERT में बताया गया है कि जब as one climb mountain with increase in height level of oxygen decrease atmosphere, so there can be breathing प्रॉब्लम। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ, आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हो, है ना, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हो तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम होता है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके कारण जो माउंटेनियर होते हैं, माउंटेनियर किसको बोलते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माउंटेनियर। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ क्या लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन की कमी लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। इसी चैप्टर में विछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। विछेंद्री पाल कौन थी, फर्स्ट इंडियन विमेन टू कॉन्क्यूर द एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो उनका क्या नाम था, विछेंद्री पाल, ठीक है। अब डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग, जब ये जो थे विछेंद्री पाल, जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी, इनको सेलेक्ट किया गया था, तो उस टाइम इनके जो एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे उनका क्या नाम था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, है ना, यानी इनके लीडर थे जब ये इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये सब कुछ बातें जो हैं वो NCERT में बताई गई हैं, तो एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है ना। फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप देमसेल्फ वार्म इन अ कोल्ड, माउंटेनियर शुड टेक, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो माउंटेनियर होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट या किसी भी पीक की चढ़ाई करते हैं, किसी भी चोटी की चढ़ाई करते हैं, तो वो अपने साथ अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, है ना, और ठंड से बचाने के लिए। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, और उतना ज़्यादा क्या होता है, बर्फ़बारी होती है, ठंड पड़ती है, टेम्परेचर कम होते जाता है। तो अपने बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, विटामिन C की टैबलेट लेके चलते हैं, आयरन की टैबलेट लेके चलते हैं, एंड हॉट चॉकलेट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने बताया है कि विछेंद्री पाल के जो एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे उनका क्या नाम था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। किसी और का नाम दे देगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे। अपने बॉडी को
वार्म रखने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए क्या कैरी करके चलते हैं वो, विटामिन सी और आयरन की टैबलेट लेके चलते हैं और हॉट चॉकलेट लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं ताकि जब भी नीड हो ऑक्सीजन की तो वो उसके थ्रू ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या देखना है हमें वो देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, यानी जितने भी पीक हैं, है ना 7 समिट की हम बात करते हैं, जैसे आपको मैं कभी पढ़ाऊंगी जीके जीएस में। तो 7 समिट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो ऊंची समिट है उसको हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं ना, माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारे इंडिया के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जैक्ट हाइट की अगर बात करें तो क्या है, माउंट एवरेस्ट जिसको हम हिमालय कहते हैं ना, माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ या वर्ल्ड हम आप बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स पीक इज अबाउट 8848 मीटर अबव द सी लेवल, है ना। तो सी लेवल से अगर इसकी हाइट देखी जाए तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 किलोमीटर यानी 8848 मीटर है, ठीक है। और कभी कभी आपको 8-9 अगर राउंड ऑफ में दिया जाए तो एनसीईआरटी में इस तरह से भी दिया रहता है, 8900, है ना। मीटर हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है, ध्यान में रखिएगा। इट बिलोंग टू नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय में आता है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन अगर माउंट एवरेस्ट का देखा जाए तो ये नेपाल में पाया जाता है ना। नेपाल जो है हमारी नेबर कंट्री है, हमारी नेबरिंग कंट्री में आती है, ठीक है ना, हमारा पड़ोसी देश है भारत का। इन नेपाल इट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा, और इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को यानी हिमालय को किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में इसको हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, चोमोलुंगा, है ना, लुंगमा के नाम से, चोमोलुंगमा के नाम से हम तिब्बत में इसको जानते हैं, नाम याद रखिएगा। चोमोलुंगमा कहाँ कहते हैं, तिब्बत में, सागर माथा नेपाल में। अब बिछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी बिछेंद्री पाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में ये बताया गया है कि बिछेंद्री पाल क्या थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह प्राप्त की थी। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 5वीं थी, है ना, 5th पोजीशन था इनका जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह प्राप्त की थी। तो अगर वर्ल्ड के हिसाब से दिखाया जाए तो 5वीं महिला थी, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह की थी, ठीक है। वाइल क्लाइंबिंग, अब उस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हो, क्लाइंबिंग जब आप चढ़ाई करते हो, है ना, कीप आवर बॉडी एट एंगल 90 डिग्री एंड कीप आवर बैक स्ट्रेट। लेकिन जब आप चढ़ाई करोगे तो आपको बॉडी किस तरह से रखनी है, आपका ट्रेनर आपको बताता है कि आपको बॉडी किस तरह रखना है, 90 डिग्री के एंगल में रखना है, और आपका जो बैक है, बैक साइड है, वो किस तरह रखना है, स्ट्रेट रखना है ना। तो ये कुछ बातें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वालों के बारे में बताई गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब एडमर हिलेरी एंड तिब्बतियन माउंटेनर तेंजिंग नोर्गे के बारे में हम बताएं तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की थी, यानी सबसे पहले अगर कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, चाहे वो मेन कैटेगरी की बात करें या फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले 2 व्यक्ति थे, एडमर हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, और तिब्बत से बिलोंग करने वाले कौन थे, तेंजिंग नोर्गे जो कि तिब्बत के रहने वाले थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की थी, फर्स्ट मैन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, जिसका क्या नाम था, एडमर हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, है ना। अगर कंट्री पूछा जाए तो एडमर हिलेरी कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्वे कहाँ के थे, तिब्बत के थे। कब किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, 1953 में। तो अगर फर्स्ट पर्सन पूछा जाए, चाहे वो मैन कैटेगरी हो या फीमेल कैटेगरी हो, नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एवर गर्ल, अगर पहली महिला पूछा जाए, बिछेंद्री पाल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने नंबर पे थी, 5वें नंबर की थी महिला। लेकिन सबसे पहले किसी महिला ने माउंट एवरेस्ट पे फतेह प्राप्त की थी, तो वो कौन थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट गर्ल जिनका नाम क्या था,
Janku Tabil, है ना, Janku Tabil, the first woman to reach the summit of Mount Everest, a Japanese mountaineer on 16th May 1975। यानी जापान से बिलोंग करती थी जंकू तेबेल, जो कि पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी। और कब की थी? 16 मई 1975 को इन्होंने चढ़ाई की थी। लगभग 20 साल बाद इन्होंने 1953 में किया था और ये 1975 में। फिर यूरी गैगरिन कौन थी? फ्रॉम सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन किसको कहते हैं? जो अभी रशिया है ना, रशिया बहुत बड़ा देश हुआ करता था पहले, तो अब क्या होता है, तो उसको बहुत बड़ा था, तो ओवरऑल अगर उसको हम किसी नाम से जानते थे तो उसका नाम क्या था? सोवियत यूनियन, है ना। तो वहाँ से, और वो पहले क्या था ना कि अब अमेरिका शायद ये एस्ट्रोनॉट या स्पेस के इसमें फील्ड में आगे बढ़ गया हो, लेकिन अगर सबसे पहले कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव देश अगर माना जाता था तो उसको सोवियत संघ या सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। और सबसे पहले इन सोवियत संघ, जिसको हम रूस, आजकल रशिया जिसको हम बोलते हैं, रूस बोलते हैं, यही लोग सबसे पहले स्पेस में जाना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। अब जाके अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो रशिया सबसे आगे था इन सब चीज़ों में। तो फर्स्ट वही यहाँ पे बोल रहा है कि यूरी गैगरिन फ्रॉम सोवियत यूनियन, यानी रशिया की रहने वाली थी, रशिया के रहने वाले थे, फर्स्ट ह्यूमन टू स्पेस इन 1957। यानी आपको अगर मैं बता दूं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने मून पर सबसे पहले कदम रखा था, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? वो अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे, और उन्होंने 1969 में मून पर कदम रखा था। लेकिन उससे लगभग 10-12 साल पहले ही सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ ने किसको भेजा था? यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा था, और फर्स्ट मैन थे यूरी गैगरिन, जिन्होंने 1957 में स्पेस में कदम रखा था। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉट पढ़ते हैं, है ना। अमेरिका अगर अपने किसी पर्सन को भेजता है स्पेस में तो हम एस्ट्रोनॉट के नाम से जानते हैं, लेकिन जो रशिया भेजता है अपने, या सोवियत यूनियन अपने किसी भी आदमी को भेजता है स्पेस में, तो वो किस नाम से भेजता है? कॉस्मोनॉट के नाम से, है ना। यहाँ पे लिखा है ना सोवियत कॉस्मोनॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस्मोनॉट वर्ड पे। ये कॉस्मोनॉट क्या है? वो लोग एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे? कॉस्मोनॉट बोलते थे, है ना। तो सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेंटीना त्रिस्कोवा become the first women to travel into the space in 1963। यानी जो आज हम कर रहे हैं ना, रशिया बहुत पहले से करके बैठा हुआ है। तो पहला आदमी और पहली औरत यानी पहली महिला भेजने वाला कौन सा देश है? सोवियत यूनियन यानी रशिया। और वो लोग एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो बेसिक नॉलेज है ना, ये आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ एग्जामिनेशन में बैठे, ताकि एक अच्छा आपको फील हो, है ना। रटाया सा आप नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलिए। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आप सिर्फ सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप KVS की, NVS की, DSSSB की तैयारी कर रहे हो, और कहीं अच्छी जगह आपको जॉब लेना है, तो थोड़ा तो अच्छा और थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, अभी हमें क्या पढ़ना है। अब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा की अगर हम बात करें, अभी हम आप उसका फिगर दिखाते हैं। आप ये जो देख रहे हो, ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने स्पेस पे अपना कदम रखा था, यानी इंडिया से पहले मैन जो स्पेस पे जाने वाले हैं वो कौन है? राकेश शर्मा, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा। कहाँ से? एयरफोर्स से, ये इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते थे। वही हमें यहाँ पे पर लिखा है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑर्बिट इन स्पेस इन 1984। यानी 1984 में इंडिया ने पहला व्यक्ति अपने देश से भेजा था, और ऐसा नहीं था कि वो किसी इंडियन मिशन के थ्रू गए थे, वो अमेरिकन या रशियन मिशन के थ्रू। ये इसमें मैं नहीं बता सकती हूँ कि इंडियन या अमेरिकन मिशन के थ्रू नहीं, अमेरिकन या रशियन मिशन के थ्रू गए थे। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जो राकेश शर्मा है, ये जब स्पेस में गए थे तो ये किसी इंडियन मिशन के थ्रू नहीं गए थे, इनको सेलेक्ट किया गया था, है ना, स्पेस पे जाने के लिए इंडिया से। तो क्या नाम है इनका? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑर्बिट इन स्पेस इन 1984। और उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी?
श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने पूछा था, उन्होंने बात किया था जब ये स्पेस में थे, तो उन्होंने पूछा था कि राकेश, मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रही हूँ, हमारा भारत स्पेस से यानी जो स्पेस से कैसा दिखता है। तो इन्होंने एक वर्ड बहुत ही अच्छा बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड astronautical engineer who in 1969 became the first person to walk on a moon। आज किस मिशन के थ्रू गए थे? अपोलो 11 मिशन के थ्रू गए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने 1969 में पहली बार मून पर कदम रखा था, वो किस मिशन के थ्रू स्पेस में गए थे? तो अपोलो 11 मिशन के थ्रू गए थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, फेमस ट्रैवलर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ट्रैवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेमस ट्रैवलर की जिन्होंने बहुत पहले इंडिया में कदम रखा था, तो उनके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेगास्थनीज के बारे में। ही केम इन ए कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य समाज, मौर्य जो मौर्य वंश की जिन्होंने नींव रखी थी वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किनके दादाजी थे? ये दादाजी थे द ग्रेट अशोक के, है ना। जो अशोका द ग्रेट की बात हम कहते हैं, जो मौर्य वंशज थे उनके ये दादाजी हैं, है ना, यानी ग्रैंडफादर हैं। ही हैज रिटन ए बुक नेम इंडिका। ही केम फ्रॉम ग्रीक। यानी सबसे पहले कोई अगर भारत आया था तो उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। और ये कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था, है ना, ग्रीक से आया था। और किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। दूसरा नाम अगर हम पढ़ेंगे वो है फाहियान। ही वॉज ए चाइनीज ट्रेवलर। ये कहाँ से आया था? फाहियान चाइनीज ट्रेवलर था, चाइना से आया था। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही आया था। his account tell about the condition of that period। और इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी थी वो उस पीरियड में जो कंडीशन था उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तीसरा नाम अगर हम पढ़े किसी ट्रैवलर के बारे में, जो ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलर के नाम है जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे डाला है। ह्यूम सेंग के बारे में पढ़ेंगे। नाम से क्लियर है कहाँ से थे? चाइना से, चाइनीज ट्रैवलर थे। ही केम टू इंडिया। बस आपको याद रखना कि कौन कहाँ से आया था और किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो क्या ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीगन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पहले की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जो कि आजकल बिहार में है। और वो वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे पढ़ाई करने आते थे, है ना। और ही वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्क ऑल्सो। और ये क्या थे? बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले मॉन्क थे। मॉन्क मतलब क्या होता है? जो साधु लोग होते हैं ना, उनको मॉन्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इबन बतूता के बारे में बात करें। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीगन ऑफ तुगलक, यानी तुगलक वंश के टाइम पे आए थे। ही ओरिजिनली बिलोंग टू मोरक्को। कहाँ से इबन बतूता कहाँ से था? मोरक्को से बिलोंग करता था। ये मोरक्को देश का नाम है। ही ऑल्सो रॉट ए बुक रहला इन विच ही गेव एन अकाउंट अबाउट द इंडियन ऑफ दैट पीरियड। यानी रहला बुक किसने लिखा था? इबन बतूता ने रहला नाम की बुक लिखी थी। किसके शासनकाल में आया था? तुगलक वंश के शासनकाल में आया था। और नाम क्या है? इबन बतूता। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वास्को डी गामा, है ना। वास्को डी गामा ए पोर्टुगीज ट्रैवलर केम टू इंडिया इन 1499 वाया द सी रूट। ही लैंडेड एट कैलिकट। यानी वास्को डी गामा कौन थे? जिन्होंने भारत की खोज की थी। और सी रूट यानी समुद्री रास्ते, समुद्र के रास्ते, ये कहाँ, किसके, कौन से तट पर उतरे थे? कैलिकट जो है वो कैलिकट के तट पे इन्होंने अपना कदम रखा था। और नाम क्या है? वास्को डी गामा। कहाँ के रहने वाले थे? पोर्टुगीज ट्रैवलर थे। 1498 में इंडिया में इन्होंने कदम रखा था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है वो नाम है हमारा, ये वास्को डी गामा है, आप देख सकते हो, पुर्तगाल से यानी पोर्टुगीज थे। और ये है अल ब्रूनी, है ना। ही केम विथ ए महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी से ये आए थे। ही बिलोंग टू उज्बेकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अल ब्रूनी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो उज्बेकिस्तान से आए थे। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक लिखी थी, उसका नाम था
तहकीक हिंद और किताबुल हिंद नाम की एक बुक लिखी थी। ही गेव ए डिस्क्रिप्टिव अकाउंट अबाउट द वाटर बॉडी, रिवर एंड पॉन्ड। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी कि किस तरह से यहाँ के लोग स्किल्ड हैं, बहुत ही हुनरबाज है, और किस तरह से ये पॉन्ड या लेक को डेवलप करते हैं और किस तरह से चबूतरे बनाते हैं, उस बारे में किसने बताया था? अल-ब्रूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद में लिखा था। ठीक है, कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब गोइंग टू स्कूल नाम का चैप्टर है, वहाँ पे बताया गया है कि कितने अलग अलग तरह के कंडीशन रहते हैं बच्चों के सामने, और उस कंडीशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे किस तरह की मुश्किलों का सामना करके स्कूल जाते हैं, अलग अलग रीज़न के बच्चे। क्योंकि क्या है, हमारा देश क्या है, कहीं बहुत पथरीला एरिया है, कहीं प्लेन है, तो कहीं रेगिस्तान है, हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे देश में पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीमेंट ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन रॉड। सीमेंट ब्रिज कैसे बनता है? सीमेंट ब्रिज यानी सीमेंट से बना हुआ पुल कैसे बनता है? ब्रिज यानी पुल बोलते हैं, ईंटे से, सीमेंट से और आयरन रॉड से। बट अ बैम्बो ब्रिज इज मेड फ्रॉम बैम्बो स्टिक, रोप एंड पोल। और बैम्बो ब्रिज आप देख सकते हो, ये है सीमेंट ब्रिज और ये है बैम्बो ब्रिज। बैम्बो ब्रिज यानी बांस से बना हुआ पुल कैसे बनता है? एक तो बांस रहेगा, रस्सी रहेगा और क्या रहेगा? पोल से बनता है। ठीक है, हैंस अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन बैम्बो ब्रिज एंड मोर पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम। तो देखिए, सीमेंट ब्रिज में क्या बना, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट और आयरन रोड। और बैम्बो ब्रिज में किसका यूज़ किया जा रहा है? जैसे बैम्बो स्टिक का, रोप का, पोल का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमेंट ब्रिज क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेयर टू बैम्बो ब्रिज। अब यहाँ पे बैम्बो ब्रिज के बारे में कि बैम्बो ब्रिज कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ के बच्चे स्कूल जाने में यूज़ करते हैं। तो बैम्बो ब्रिज आर सीन इन आसाम, वेयर इज सीमेंट ब्रिज सीन इन अ प्लेन एरिया। जो प्लेन एरिया होता है, जहाँ पर रास्ते क्या होते हैं? समतल होते हैं, फ्लैट रहता है एरिया, वहाँ पर आपको सीमेंट ब्रिज दिखेगा। लेकिन जहाँ पे बारिश बहुत होती है, जैसे आसाम, तो आसाम में आपको बैम्बो ब्रिज दिखेगा। और वहाँ के बच्चे बैम्बो ब्रिज की हेल्प से कहाँ जाते हैं? नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, एक व्हीकल का नाम बताया गया एनसीईआरटी में, जिसका नाम है जुगाड़, है ना? जुगाड़, व्हाट इज जुगाड़? अब हम ये पढ़ेंगे कि जुगाड़ क्या है, ये किस तरह का व्हीकल है, किस तरह का साधन है, वो हम देखेंगे। It's called जुगाड़ as in front part of motorcycle is attached to wooden plank that is used to make the carrier at the back and also made old jeep part. It is also used to carry a passenger from one place to another. यानी कहने का मतलब है कि एक जुगाड़ नाम का व्हीकल है जो कि कहाँ पाया जाता है? स्टेट ऑफ गुजरात में। ये गुजरात में एक व्हीकल चलता है जिसको हम बोलते हैं जुगाड़। और इस जुगाड़, इसको जुगाड़ नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका जो पहला आगे का पोर्शन है वो किससे बना है? मोटरसाइकिल से बना है। और पीछे का जो पोर्शन है वो किससे बना है? वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक ये लकड़ी से बना हुआ प्लैंक से पीछे का पोर्शन बना हुआ है, जिस पर क्या करते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसेंजर यानी यहाँ पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी आपको समझ में आया जुगाड़ के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस स्टेट से बिलोंग करता है? गुजरात। पहला पोर्शन जो आगे का पोर्शन वो क्या है? मोटरसाइकिल है। और पीछे वुडन प्लैंक है दैट इज यूज्ड टू मेक कैरेज एट द बैक एंड ऑल्सो मेड ऑफ ओल्ड जीप पार्ट। यानी ओल्ड जीप पार्ट और वुडन से बना हुआ पीछे का पार्ट होता है और आगे का बना हुआ किससे बना होता है? मोटरसाइकिल से बना होता है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? पैसेंजर को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाने का काम होता है। जुगाड़ के बारे में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट यूज्ड इन केरला टू क्रॉस द रिवर, जिसको हम वेलम कहते हैं। अब एक जो केरला है वहाँ पे क्या होता है? जिस ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? वेलम। वेलम क्या है? एक काइंड ऑफ बोट है, बोट की तरह दिखने वाला एक बोट ही, एक काइंड ऑफ बोट, ये आप बोट ही बोल सकते हो, जिसको केरला में हम वेलम के नाम से जानते हैं। और लोग नदी पार करके स्कूल, यहाँ के बच्चे वेलम का यूज़ करके, अगर मान लीजिए कि ये उस छोर पर स्कूल है और इस छोर पे बच्चों को जाना है, इस छोर से उस छोर जाना है, तो इस वेलम यानी एक वुडन बोट आप कह सकते हो, लकड़ी से बनी हुई नाव का यूज़ करके बच्चे इस पे चढ़ के स्कूल जाते हैं। तो इस चैप्टर को डालने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि कितनी कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग स्टेट के बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है,
कैमल कार्ट आर यूज डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? कैमल कार्ट पर बैठ के। और कैमल कार्ट का यूज़ किस स्टेट में करते हैं? हम राजस्थान में। वेलम का यूज़ कहाँ करते हैं? केरला में। जुगाड़ का यूज़ कहाँ करते हैं? गुजरात में, है ना। एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट। अगर बोला जाए कि किस एनिमल को शिप ऑफ डिजर्ट कहते हैं तो वो कौन होगा? कैमल। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। द वेदर ऑफ राजस्थान कैसा रहता है? हॉट एंड ड्राई। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कैसा रहता है राजस्थान का, तो वो हॉट भी रहता है, ड्राई भी रहता है। चिल्ड्रन हु लिव इन द माउंटेन हैव टू क्रॉस अ पाथ टू रीच द स्कूल विथ अ रॉकी पाथ। जो बच्चे माउंटेन एरिया यानी हिली एरिया में रहते हैं वो स्कूल जाने के लिए किस पाथ को कवर करते हैं? रॉकी पाथ, यानी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते को पार करके ये स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। द गर्ल हु यूज ऑन द लॉन्ग रोड टू गो टू द स्कूल बाई बाईसाइकिल। और बहुत जगह ऐसा है कि बहुत सारी गर्ल्स क्या होती हैं, बहुत दूर दूर तक साइकिल चला के स्कूल जाती हैं। तो एक तरह से आपके पास सिनेरियो रखा गया है कि किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। और आपको डिफरेंट सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। व्हेन वन ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला, जब आप अहमदाबाद से केरला जाओगे, ट्रैवल करोगे बाय ट्रेन, जब ट्रेन से आप अहमदाबाद से कहाँ जा रहे हो? केरला जाओगे बाय ट्रेन, क्रॉस मेनी टनल, आपको बहुत सारे टनल मिलेंगे। दिस टनल इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। और ये टनल कहाँ पर मिलेंगे? किस हिल्स पर मिलेंगे? वेस्टर्न घाट। अब मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, तो आपका यहाँ पर कहीं अहमदाबाद पड़ेगा और यहाँ पर आपका केरला पड़ेगा। और ये जो एरिया होता है ना, ये वेस्टर्न घाट होता है और ये होता है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स के यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे, उनकी हिल्स में बहुत सारे टनल्स मिलते हैं, है ना। तो वही बोला जा रहा है, जब आप ट्रेन से अहमदाबाद से केरला जाओगे तो आपको बहुत सारे टनल्स मिलेंगे। और ये टनल्स कहाँ बने होते हैं? वेस्टर्न घाट्स के हिल्स में, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर, अब आपको जाना है मुंबई टू कश्मीर। ये हो गई मुंबई कहीं और यहाँ है ऊपर में कश्मीर। वन वुड पास थ्रू महाराष्ट्र, अब आप मुंबई से कश्मीर जा रहे हो, ठीक है। एक बार मैं आपको मैप के थ्रू मुंबई से ट्रेस, तो आपको क्या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एंड तब जाके आपको जम्मू कश्मीर आएगा। आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन कौन से स्टेट को कवर करते हुए निकलोगे। देखिए आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपको कहाँ जाना है? मुंबई से कश्मीर। ये महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे कहीं मुंबई है, ठीक है। अब यहाँ मुंबई है, आपको जाना कहाँ है? कश्मीर। तो आप कौन कौन से स्टेट को कवर करोगे? महाराष्ट्र से गुजरात जाओगे, गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तब जाके आप कहाँ पहुँचोगे? कश्मीर। यही बात बताई गई है। आपको मैप का डायरेक्शन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे बताया कि जब आप ट्रैवल करोगे मुंबई से कश्मीर तो कौन कौन से स्टेट को कवर करोगे? ये सब स्टेट को क्रॉस करते हुए आप जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचोगे। इफ़ यू गो टू अहमदाबाद बाय ट्रेन देन एट द रेलवे स्टेशन यू will find that most of the vendor are selling ढोकला with चटनी and lemon rice। जब आप अहमदाबाद जाओगे ट्रेन से तो आपको रेलवे स्टेशन पे क्या दिखेगा? बहुत सारे जो वेंडर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो क्या बेचते रहते हैं? ढोकला विद चटनी। ढोकला वहाँ की डिश है, एक टाइप्स ऑफ डिश है जो कि बेसन से बनती है, और लेमन राइस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब है छोले भटूरे एंड लस्सी, आपको कहाँ मिलेगा खाने का? या ये स्पेसिफिक फूड है स्पेसिफिक एरिया की। पंजाब में इडली चटनी और वड़ा सांभर आपको साउथ इंडियन डिश है जो कि साउथ वाले स्टेट पे आपको दिखेगा। पूरी शक एंड ठंडा दूध आपको एमपी में दिखेगा। NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया। अगर NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे जो 44 है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखिएगा। दिस रोड वाज रीनेम्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। जिस नेशनल हाईवे जिसको हम बोलते हैं ना 44, वो क्या है? उसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। और जिसको बनाया किसने था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, है ना। जो कि कहाँ से कहाँ तक था?
कलकत्ता से पेशावर तक पहले माना जाता था ब्रिटिश काल में, यानी जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश पीरियड था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम NH44 बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ था? कलकत्ता से पेशावर, है ना। कलकत्ता जो कि आपकी वेस्ट बंगाल है, पेशावर जो कि आजकल आपको पाकिस्तान में है, ठीक है। एट प्रेजेंट लेकिन क्या है, ब्रिटिश के बाद क्या हुआ, इंडिया का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद आपको भारत वाला पार्ट अलग है और पाकिस्तान वाला पार्ट अलग है। तो भारत कहाँ पे एंड होता है? अमृतसर में एंड होता है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? अमृतसर टू कोलकाता, यानी कोलकाता से अमृतसर ही ग्रैंड ट्रंक रोड को हम काउंट करते हैं, क्योंकि आगे दूसरा देश आ जाएगा, है ना। तो अगर एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको NH44 कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल से अमृतसर यानी पंजाब, ठीक है। Indian Railway divided into 18 zone in the fourth largest Indian network railway network in the world, यानी इंडियन रेलवे जो है वो कितने जोन में डिवाइडेड है? 18 जोन में डिवाइडेड है, ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का। वर्ल्ड में जितने भी रेलवे नेटवर्क है उसमें चौथे पोजीशन पे हमारा भारतीय रेलवे है। और कितने जोन है इसमें? 18 जोन है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया, और एशिया में सबसे पहले पोजीशन है। वर्ल्ड में अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो चौथे में। और कितने जोन है? 18 जोन। गतिमान एक्सप्रेस इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कौन है? गतिमान एक्सप्रेस। एंड द ग्रेटेस्ट ऑपरेशनल स्पीड एट ऑफ 2022, यानी 2022 की सबसे तेज चलने वाली अगर कोई ट्रेन है तो उसका नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस। विद अ सर्टेन सेक्शन रीच 160 किलोमीटर पर आवर, यानी 99 mph, यानी कितने एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलती है। क्या नाम है? गतिमान एक्सप्रेस वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। वाइल द वंदे भारत एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया एंड हैज फास्टेस्ट टॉप डिजाइन स्पीड इन 180 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके बाद अगर न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जो कि कहाँ से चली थी? द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन द न्यू दिल्ली टू कानपुर इलाहाबाद बनारस रूट ऑन ए Feb 15, 2019. द ट्रेन रन ऑन 5 डे एक्सेप्ट मंडे एंड थर्सडे, यानी कहने का मतलब है कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी जो कहाँ से बीच चली थी? इन न्यू दिल्ली से बनारस। और कौन कौन से रूट को कवर करते हुए? जैसे कि कानपुर इलाहाबाद वाले रूट में चलती है। सबसे पहले ये चली थी, कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को। और ये सब दिन चलती है, सोमवार और बृहस्पतिवार यानी मंडे और थर्सडे को छोड़कर ये सारे दिन चलती है। कौन सी ट्रेन? वंदे भारत, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी है ना। द इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द कंट्री फर्स्ट बुलेट ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात टू मुंबई। अब इंडियन रेलवे किस पर काम कर रही है? फर्स्ट बुलेट ट्रेन, यानी इंडिया में बुलेट ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पहले बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक। ओवर 508 किलोमीटर रूट, यानी कितना रूट कवर करेगी? 508 किलोमीटर का रूट तय करेगी। यानी मुंबई से अहमदाबाद कितना दूर है? 508 किलोमीटर दूर है ना। द हाई स्पीड ट्रेन विल रन एट द टॉप ऑफ द स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर कवरिंग द डिस्टेंस इन 3 आवर, यानी ये जो स्पीड है वो कितने एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 350 किलोमीटर पर आवर से के हिसाब से ये चलेगी। और 3 घंटे में ये पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगी। पूरा डिस्टेंस कितना है? 508 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन अगर बात करें तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलती है? कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है। और डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम से। यानी अगर सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन है? तो विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले अब इसको कितना टाइम लगता है? 74 आवर 35 मिनट इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में लगता है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने में। और टोटल डिस्टेंस कितना ये कवर करता है? 4218.6 किलोमीटर, यानी 4218.6 किलोमीटर के किलोमीटर पूरा ये डिस्टेंस कवर करती है। और टाइम कितना लगता है? 74 आवर 35 मिनट, ठीक है। चलिए
अब आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन में आपको किस तरह से ध्यान देना है। तो आपको मैप याद रखना है कि कहाँ आपको जम्मू कश्मीर है, कहाँ बिहार है, कहाँ झारखंड है, कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ तेलंगाना है, अच्छा कहाँ आंध्र प्रदेश है, कहाँ कर्नाटक है, गोवा कहाँ पड़ता है, सबके पड़ोसी राज्य कौन से, नेबरिंग स्टेट कौन से हैं, सेवन सिस्टर में कौन कौन सी, इन सब चीज़ों का एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है यानी उत्तर दक्षिण, है ना। अब ये क्या है, ईस्ट है, और ये है वेस्ट यानी पूरब पश्चिम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है ना, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट आता है, इन दोनों के बीच में साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे वैसे आपको मूव करना होता है, ठीक है। टू ड्रॉ एन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड मैप विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू डेवलप इन अ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, है ना। ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड मैप, अगर आपको किसी भी मैप को ड्रॉ करना है और उसको समझना है तो सबसे पहली क्वालिटी आपको क्या होनी चाहिए, आपकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। प्राइमरी पर्पस पे अगर आपको मैप पढ़ाया जा रहा है या मैप और डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैम्पल एंड स्केल, एंड ड्रॉ प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू स्केल। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है कि अंडरस्टैंड ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द स्पेस और रिलेटिव पोजिशन ऑफ द स्पेस, ठीक है। तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द, पहला वाला ऑप्शन है कि टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लेस, इसलिए हम किसी भी डायरेक्शन और मैप की जानकारी रखते हैं। मैप स्केल रेफर टू द रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ 1:1 लैक स्केल मैप पे है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको रियल लाइफ में किसी भी प्लेस का 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो मैप पे आपको कितना दिखेगा, 1 सेंटीमीटर दिखेगा, क्योंकि मैप क्या है, एक छोटे एरिया में हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर का तो मैप आप ड्रॉ कर नहीं सकते हो, तो अगर किसी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो वो मैप पे क्या लिखा रहेगा, 1 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। कहने का मतलब सिंपल सा यही है, अब ज़्यादा लिखने पर नहीं जाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य यानी केरल का नेबरिंग स्टेट यानी केरला के नेबरिंग स्टेट कौन से हैं, क्या वो कर्नाटक महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा कि तमिलनाडु कर्नाटक क्या है, नेबरिंग यानी निकटवर्तीय राज्य है। आप मैप में देख सकते हैं, है ना, मैप का यूज करके देखिए कि सही है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं हम, क्या था, केरल के निकट, अब केरल कहाँ है, यहाँ है, और इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। यहाँ कर्नाटक, ये तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। यानी दांडी यात्रा जहाँ से शुरू की थी, जिस राज्य में, वो किस राज्य में, सिंपल सा बात है, वो कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात के दांडी सी शोर पर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में है, वो गुजरात में है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है। भारत में बिहार, अब बिहार कहाँ है, बिहार का पोजीशन आपको मैप पर इमेजिनरी एक मैप ड्रॉ कीजिए और आपको लोकेशन को फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप देखिए बिहार यहाँ पर है, पूछ क्या क्या रहा है, जम्मू कश्मीर और गोवा। आपको जम्मू कश्मीर यहाँ ऊपर मिलेगा, गोवा यहाँ नीचे मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर को अगर इस तरह से आप देखोगे तो क्या लिखोगे, है ना, जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ देखिए ये है गोवा। तो गोवा कहाँ पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है ना, या साउथ वेस्ट बोलिए या साउथ बोलिए। और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या पड़ रहा है। अब अगर बिहार यहाँ है ना, यहाँ मैप के थ्रू हम पहले जाते हैं, बिहार यहाँ है और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ये होता है नॉर्थ, ठीक है, ये होता है साउथ,
ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका बिहार। तो आप नीचे इधर देखोगे ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट है ना, तो साउथ वेस्ट हो गया गोवा। और पहला क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इधर अगर आप जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, कोई यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना, यानी ये गलत है। यहाँ यानी जो ऑप्शन होगा यहाँ पे दिया है वेस्ट एंड ईस्ट, ये तो होगा नहीं है ना। ईस्ट एंड वेस्ट ये भी नहीं होगा। साउथ वेस्ट एक ऑप्शन तो दे रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये वाला हो गया है ना। नॉर्थ ईस्ट इस पोर्शन में तो है ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहाँ है, आपको यहाँ पड़ रहा है। साउथ वेस्ट यानी एक आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए है ना, यहाँ वाला होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मिसिंग है, डी जो होगा वही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना। चलिए, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु के पड़ोस केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरला। देखिए छत्तीसगढ़ ऊपर पड़ता है, ये तो होगा नहीं है ना। उड़ीसा भी ऊपर पड़ता है, ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र भी ऊपर पड़ता है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक। एक बार चेक करते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, देखिए तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। ठीक है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? कितने कुल तटीय राज्य हैं? 9 याद रखिएगा। मैप के थ्रू देख लेते हैं 9 कौन से तटीय राज्य, जिसमें तटीय राज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोस्ट है ना, सी कोस्ट की बात की जा रही है, उसके बारे में मैप में आप एक बार रीचेक कर लीजिए। 9 कैसे हैं वो हम देखेंगे। अब तटीय राज्य कौन है? जो कि समुद्र तट से जिसका लेना देना है। ठीक है, तो टोटल 9 माने जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक है ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का भी ये वाला पार्ट जो है ना वो आता है। ठीक है, तो इस तरह से 9 टोटल 9 है। तो ये थे आज के लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।